पर तकिए को खुद में बेंच कर लेटी थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम लेती इस तक आई और इसके बिल्कुल पास बैठ गई। इन्होंने हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी से बाल समेट कर एक तरफ किए तो इसने इनकी जानिब देखा। क्या कुछ नहीं था इन आँखों में शिकवा, शिकायत, नाराज़गी, अज़ियत। नादिया शाह ज़्यादातर इसकी आँखों में नहीं देख पाई थी। एक तो इसकी आँखों बिल्कुल मन्नत जैसी थी और इन्हें मन्नत की याद सताने लगती थी और दूसरा इन्हें अफ़सोस हो रहा था कि वो क्यों नहीं आई पहले। क्या हुआ मेरे बच्चों को ऐसे क्यों लेटी हो? वो मोहब्बत से बोली जबकि ना चाहते हुए भी आँखें नम हो चुकी थीं। मोरे मुझे लाला से शादी नहीं करनी। वो उठती हुई इनसे लिपटी अज़ियत नाक लहजे में बोली तो इन्होंने बेबसी से एक नज़र इसके बालों को देखा। फिर इसके कमर के गिर्द मज़बूती से सार बाँध लिया। क्यों मेरी जान, आप जानती हैं ना सलार बहुत अच्छे हैं। वो आपका बहुत ख़्याल रखेंगे। वो इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली देती हुई बोली तो सयार ने इनके सीने पर चेहरा छुपाए ही नफ़ी में हिलाया। नहीं मोरे, मुझे फिर भी नहीं इनसे शादी नहीं करनी। वो मन्नत के शौहर हैं। मैं कैसे और कैसे मैं इन्हें बिल्कुल मान लाला की तरह समझती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं करें। अब बाकायदगा वो रोती हुई बोली तो नादिया शाह ने इसे खुद से अलग करते हुए इस इसका चेहरा अपने दुपट्टे से पोंछा। बेटा मन्नत अब जा चुकी हैं इस दुनिया से और आपने देखा है ना सलार को कितने अकेले रहने हैं। तो वो आप इन चाहती कि इनकी ज़िंदगी में दाखिल होकर इनकी परेशानियाँ इनसे दूर कर दें, इनकी ही ज़िंदगी खुशियों से भर दें। सैर, आप तो ये बिल्कुल मत सोचें मेरी जान कि आप मन्नत का हक ले रही हैं। आप सिर्फ़ एक अच्छी बेटी हो जो अपने बाबा के फैसले को बगैर किसी दर्द के दिल से कबूल करती हैं। वो इसके गाल सहलाती हुई बोली तो सैर ने बेबसी से इन्हें देखा। और सलार लाला मुझसे बहुत नफ़रत करेंगे। वो मुझे मार देंगे क्योंकि मैं मन्नत की जगह ले रही हूँ। इसे याद आया कि कल रात इसने सोचा कि वो नीचे जाकर सबके साथ खाना खाए, मगर जैसे ही वो कमरे से निकली सामने ही सलार शाह गैलरी में खड़ा फ़ोन और पर किसी से बात कर रहा था। इसने इस कदर नफ़रत भरी नज़र से सैर को देखा कि वो डर कर वापस कमरे में भाग गई। तब से वो यही सोच रही है कि परेशान थी कि सलार के साथ भी ज़बरदस्ती की जा रही है। वो भी ये शादी नहीं करना चाहता। इसकी बात पर नादिया बेगम के दिल में टमी उठी, मगर क्या कर सकती थी? नहीं मेरी जान, सलार क्यों आपसे नफ़रत करेंगे? वो तो आपको बहुत मोहब्बत करते हैं और आप हरगिज़ मन्नत की जगह नहीं ले रही। मन्नत नहीं है अब इस दुनिया में। बेशक शुरू-शुरू में मुमकिन है सलार आपसे कुछ ऐसा रवैया रखे, मगर मैं जानती हूँ मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि वो खुद ब खुद मौम हो जाएँगे। वो वाक़ई अपने दिल की बात बोलेंगे। जानती थी मर्द जितना भी मज़बूत, पत्थर दिल और कठोर हो, औरत की वजूद की कशिश से मौम ही कर देती हैं। आप कोई टेंशन मत लें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेंगे। आप खुद को तैयार रखें, हफ्ते को निकाह है आपका। मेरी इतनी खिलखिलाती बेटी कैसे मुरझाएँगी? हम नादिया बेगम मोहब्बत से कहती हुई उठ खड़ी हुईं तो साया ने भी इस बात में सर हिलाया। आ जाएँ कुछ देर नीचे सबके साथ बैठे। हानिया की तबीयत भी ठीक नहीं तो इनके दिल बहलाएँ कुछ देर। वो जाते-जाते याद आने पर पलट कर बोलीं, जी अच्छा मैं आती हूँ, कुछ देर तक आप जाएँ। वो धीमा सा मुस्कुराकर बोली तो नादिया शाह भी मुस्कुराकर बाहर की तरफ चली गई। आज अपनी माँ से हर बात शेयर करके वो खुद को बिल्कुल हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कल इन दोनों का निकाह रुखसती थी तो आज हवेली में तैयारियां चल रही थीं। सारे मुलाजिम भाग दौड़ में लगे थे। सहर बहुत परेशान और दुखी थी, मगर वो खामोश थी। हानिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सुबह से वो रोए जा रही थी। इसके पेट और कमर में दर्द उठ रही थी। सभी इसके पास मौजूद थे। सहर भी बेड पर इसका हाथ थाम कर बैठी सहला रही थी। अमान भी एक तरफ अज़ियत से होंठ खींचे खड़ा था, बेबसी से हानिया को देख रहा था। नादिया बेगम इसे ज़बरदस्ती गर्म दूध पिला रही थी। अमान ने डॉक्टर को कॉल की तो इनका कहना था कि ये नॉर्मल है, अब 3-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो इतनी तकलीफ तो होगी। अगर सईं और मुराद शाह किसी का काम से शहर गए हुए थे तो वो दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे। सलार शाह भी बहन की तकलीफ़ें देखकर बहुत परेशान सा खड़ा था, मगर वो ये नहीं सोच सका था कि वो खुद तो किसी की बहन को तकलीफ़ देने के इरादे किए बैठा था और अपनी बहन को यूँ देखकर कैसे तड़प उठा था। सकीना जाओ हानिया के लिए सूप बनाकर लाओ फ़ौरन। नूर शाह आगे होकर हानिया का सर अपनी गोद में रखती एक तरफ दरवाजे में खड़ी सकीना से बोली तो वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ गई। हम मोरे मोरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हानिया सैर का हाथ सख्ती से जकड़ती रोती हुई नूर शाह से बोली तो इन्होंने इसके माथे पर प्यार किया। अल्लाह से दुआ करें मेरी बच्ची कि वो आपकी तकलीफ़ में अज़ाला करे, वो ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा। नूर बेगम मोहब्बत से इनकी बाल सहलाती हुई बोली। सलमान शाह जो सोफे पर बैठे थे उठकर हानिया के पास आए। जब से काफ़ी सारे नोट वार कर एक तरफ रखे, ये किसी मुलाजिम से कहकर वो खास मुलाजिम तक पहुंचवा दीजिएगा। वो गांव के कुछ गरीब लोगों की
को सदका के तौर पर दे देंगे। वो हानिया के सर पर हाथ रखते नूरशाह से कहते बाहर की तरफ बढ़ गए। सलार का भी अचानक फ़ोन बजा तो वो भी हानिया के पास आया और इसके पेशानी चूमकर बाहर निकल गया। अमान आइए, आप इन्हें संभालें, हम सब नीचे जाते हैं। कुछ देर तक मैं सकीना को भिजवाऊंगी कि वो इनकी मालिश कर देगी, मुमकिन है कुछ आराम आ जाएगा इन्हें। नादिया बेगम कहती हुई उठी क्योंकि इनका ख्याल था कि शायद अम्मान इसे संभाल लेगा। वो सब नीचे की तरफ चले गए तो अमान आहिस्ता से चलता इसके पास आया और एक कहनी तकिए पर रखता इसकी तरफ करवट करके लेट गया। साथ ही दूसरे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इसके पेट को सहलाने लगा। मान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो अपने पेट को सख्ती से जकड़ती हुई बोली तो अमान ने इसकी तरफ देखा। हनी, आप सोचे भी मत कि आपको कहीं तकलीफ, इंशाल्लाह मेरी जान अभी ठीक हो जाएगी, वो मोहब्बत से बोला। तो हानिया ने इस बात में सर हिला दिया, मगर कुछ देर बाद ही इसकी आह निकली थी। अमान को अब दुख हो रहा था कि इसकी वजह से इस बेचारी को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। अमान, मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद आप कोई बेबी प्लान नहीं करेंगे। मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी अगर दोबारा आपने ऐसा सोचा भी तो। वो रोती हुई बोली तो अमान इसके ऊपर झुकता इसे खुद में बेच गया। कभी नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी जान को इतनी तकलीफ, जैसा मेरी ज़िंदगी मेरी मीठी सी यानी कहेंगी वैसा ही होगा। वो इसे तसल्ली देता शिद्दत भरे लहजे में बोला तो इसके सीने पर चेहरा निकालती हुई आंसू बहाने लगी। अच्छा चंदा, अब बस करें, इतना रोएंगी तो मज़ीद तकलीफ होगी। अब मुझे बताएं, नाम क्या सोचा आपने हमारी बेबी का? अमान इसे वापस लौटाकर मोहब्बत से बोला था। इसका मकसद बात बदलना था और हवा भी यही थी। आहिस्ता आहिस्ता हानि इसकी बातों में लगती गई तो इसके दर्द में भी कमी आ गई थी। फिर मुलाजमा सूप लाई तो अमान ने इसे सहारा देकर बिठाया और सूप पिलाया। नादिया बेगम की कॉल आई थी कि इसे मुलाजमा को मालिश के लिए भिजवा दो तो अमान ने इनकार कर दिया था। एक तो हानि की तकलीफ अब पहले से कम थी, दूसरा वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि कोई औरत भी इसकी बीवी का जिस्म देखे या इसे हाथ लगाए। कुछ देर पहले ही सहर अपने तमाम जुमला हकूक सलार शाह के नाम किए थे। निकाह सादगी से लॉन्च में तय पाया था। सहर ने हल्के से काम वाले मबरूश पाँव तक जाता फ्रॉक पहना और सर पर भी सादगी से दुपट्टा ओढ़ कर रखा था। मेकअप के नाम पर इसका इरादा कुछ करने का नहीं था, मगर नूर और नादिया शाह ने कहा था कि बेशक मेहमान कम आ रहे हैं, मगर देखने वाले कुछ गलत ना सोच लें, इसलिए इसने हल्की सी पीच लिपस्टिक और मस्कारा लगा लिया था बस। वो सादगी में भी गजबदार रही थी, मगर सलार शाह ने तो एक के बाद दूसरी नज़र भी इस पर डालनी ज़रूरी नहीं समझी थी। जब इन दोनों के निकाह की बात इकरा शाह को पता चली तो एक बहुत मायूस हुई थी। वो हवेली भी नाराज़ से थी। इन्होंने हमेशा से ही सैर को आफरीन के लिए सोच रखा था। इनकी ख्वाहिश जब सलार को पता चली तो इसे वो दिन याद आया था। आफरीन ने सैर से बदतमीजी की थी। इसका खून खोल उठा था कि अगर सैर का रिश्ता इससे ना होता तो यकीनन इसके आगा साईं ज़बरदस्ती भी सैर को आफरीन को ही सौंपते। आखिर इकलौती बेटी का इकलौता बेटा था। बेशक सलार को सैर अब बिल्कुल भी अच्छी लग रही थी, मगर थी तो इसके खानदान की इज्जत। बेशक वो खुद को इसे जिंदा ही जला दे, किसी और को कोई हक नहीं देता था कि वो इसकी बीवी को देखे भी सही। और आफरीन जो कुछ था वो तो फिर बदतमीजी की आखिरी हद तक थी। सलार जानता था कि सैर मासूम है, इसलिए इसने तब सैर को कुछ नहीं कहा था, मगर अब जाने क्यों इसे भी सैर पर गुस्सा आ रहा था। यही वजह थी कि वो कहता था बाहर के लोगों से इनकी घर की औरतें पर्दा करें। वो करती तो थी, मगर इकरा शाह के शोहर और बेटे से नहीं करती थी। वो भी सिर्फ आगा साई की वजह से, क्योंकि इन्हें यह मंजूर नहीं था कि इनके नवासे को गैरों जैसा समझा जाए। आखिर में तो आज गुस्से के बायस आया ही नहीं था। इकरा शाह अपने शोहर के साथ आई थी और अब इनके शौहर निकाह होते ही जा चुके थे। वो भी मुंह फुलाकर एक तरफ बैठी थी, ना किसी से बात कर रही थी और ना ही किसी रस्म में शामिल हो रही थी। हानिया को अमान उठाकर नीचे लाया था और अब वो इसके आसरे से सोफे पर बैठी थी। सहर और सलार को एक सफ़र पर साथ बिठाया गया था। इस वक्त दोनों के तासरात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सलार बेजारी से बैठा था, कब तक ये बेतुकी रस्में ख़त्म हों और वो यहाँ से जाए, जबकि सैर मुश्किल से ही आंसू बाहर आने से पहले से रोक रखी थी। वो हरगिज़ सलार शाह के साथ लाहौर नहीं जाना चाहती थी, मगर हाय रे किस्मत, इसे जाना ही था। रुखसती का वक्त आया तो अभी सहर का एक आंसू भी नहीं गिरा था। सभी खुश होने के बजाय परेशान हो गए थे कि वो क्यों नहीं रो रही। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि सहर ना रोए और खुद को पत्थर दिल बना ले। वो तो चाहते थे कि बेशक वो रो ले, मगर अपना गम गुस्सा तो निकाल लें। सहर के सब मिले ही थे। मुराद शाह भी वापस आ चुके थे तो इन्होंने भी इसे प्यार किया। सलार को इस वक्त मन्नत की याद आई थी कि जब इसकी रुखसती हुई थी तो वो रोती थी।
کیسے وہ مراد شاہ کو جگڑ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ آنے سے بار بار انکار کر رہی تھی اور ساتھ ہی مگر وہ اسے لے کر ہی گیا تھا۔ کاش وہ اپنے ساتھ نہ لے کر گیا ہوتا، کاش سحر آ کر ہانیہ سے بھی ملی تو اس نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے اسے بہت سی دعائیں دی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ سحر کی حالت مگر کیا کر سکتی تھی، اب تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر سب کی دعاؤں کے حصار میں وہ سالار کے ساتھ حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ ان دونوں نے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا کیونکہ وہ ان کے گاؤں سے قدر قریب تھا۔ پھر اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ ان کی فلائٹ تھی جو لاہور جانی تھی۔ سالار کو گورنمنٹ کی جانب سے وہاں بھی بنگلہ، گاڑی اور 5 ملازم فراہم کیے گئے تھے، مگر سالار اپنی ایک گاڑی اور 4 گاڑیوں سمیت باڈی گارڈز بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سارا سفر خاموشی میں ہی کٹا تھا۔ سالار اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا اور سحر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت حیران تھی کہ آج تک جس شخص کو وہ لالا کہتی تھی اب اچانک سے رشتہ کیسے بدل چکا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر ان دونوں نے ایک اچھے سے ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر وہ جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں اسلام آباد سے لاہور اور پھر لاہور سے اپنے گھر پہنچنے تک 5 گھنٹے لگے تھے۔ وہ اس وقت گھر پہنچنے تک رات کے 1 بج رہے تھے۔ انہوں نے گھر کا تفصیلی جائزہ لیا تھا مگر جتنا سحر نے گھر دیکھا اسے گھر بہت بہت پسند آیا تھا۔ اس نے باقی جائزہ صبح لینے کا ارادہ کیا کیونکہ ابھی وہ بہت تھک چکی تھی۔ وہ 2nd فلور پر آئے تو سالار ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سحر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کدھر جائے۔ سالار کے پاس جاتی تو یقیناً وہ اسے بغیرت کے کمرے سے نکال دیتا، مگر پھر بھی وہ اسی کمرے میں آئی تھی کیونکہ وہ دروازہ ابھی لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو سالار بیڈ پر بیٹھا اپنے بوٹ اتار رہا تھا۔ میں کدھر جاؤں؟ وہ انگلیاں چٹکاتی نظر آئی۔ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں بولی تو سالار نے نظریں اٹھا کر نفرت سے اسے دیکھا۔ اس بکواس کا مقصد کیا؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، پھر چاہے ان میں نفرت ہی ہو یا محبت۔ اس نے آخری لفظ کہا تو اسے اس کی آنکھوں میں منت کا عکس نظر آیا۔